नमस्कार दोस्तों हम लोग बिहार की जो 17वीं बीपीएससी के द्वारा बिहार पीसीएस की परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके लिए, और जो भविष्य में आने वाली वहाँ पे शिक्षक भर्ती जो कि TRE 4 के नाम से रहेगी, उसके लिए हम लोग जो है कि जीएस सेक्शन को देख रहे थे। तो हम लोग जो है कि इस कड़ी में इतिहास के प्राचीन इतिहास को देख चुके हैं और मध्यकालीन इतिहास में जो है कि दिल्ली सल्तनत को देख चुके हैं। उसके बाद मुगल काल हम लोग देख रहे थे। तो मुगल काल में जो हम लोग बाबर से लेकर के जहांगीर तक के शासनकाल को देख चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे शाहजहाँ, उसके बाद फिर औरंगजेब, फिर उसके बाद मुगल कालीन स्थापत्य कला और अन्य चीज़ों को देख करके मुगल काल को समाप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सबके सामने पहला सवाल है शाहजहाँ से संबंधित कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था अकबर, नूरजहाँ, जहांगीर, शाहजहाँ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है शाहजहाँ। अकबर के फतेहपुर सीकरी के भांति जो है कि शाहजहाँ ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की तथा वहाँ अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में जो है कि लाल किला सबसे प्रमुख है। तो दोस्तों शाहजहाँ जो है कि यह शाहजहाँ भी फतेहपुर सीकरी की भांति अपने नाम पर जो है कि शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना किया था। किसकी किया था ये भी पूछा जा सकता है कि शाहजहाँ ने अपने नाम पर किस नगर की स्थापना की, शाहजहानाबाद की। और 1638 ईस्वी में इसने किया था तथा वहाँ पर वह जो है कि अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण करवाया था। उन्हीं भवनों में जो है कि लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1639 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा लगभग 9 साल में पूर्ण हो गया। इस किले की पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा एवं दक्षिणी द्वार का नाम जो है कि दिल्ली दरवाज़ा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है। यह संभवतः विश्व में अतुल्य है। तो लाल किले का जो निर्माण कार्य दोस्तों प्रारंभ होता है वह 1639 ईस्वी में लाल किले का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है और 9 साल में बन करके यह पूर्ण होता है। और इसके जो है कि पश्चिमी द्वार का नाम क्या है, लाहौरी दरवाज़ा। इसके पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा रखा गया और दक्षिणी द्वार का नाम क्या रखा गया, दिल्ली दरवाज़ा रखा गया। तो इतना जो है कि लाल किला से संबंधित जानकारी थी। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। VA स्मिथ, JN सरकार, AL श्रीवास्तव। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों AL श्रीवास्तव। डॉक्टर AL श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहाँ का काल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से सत्य माना जाता है। तो स्वर्ण युग इसे किसका क्षेत्र में कह सकते हैं, कला के, और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से जो है कि मुगल काल में इसका शाहजहाँ का काल जो है कि स्वर्ण युग के रूप में देखा जा सकता है। JN सरकार और VA स्मिथ शाहजहाँ के काल को जो है कि स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। JN सरकार मतलब जदुनाथ सरकार और VA स्मिथ जो है ये शाहजहाँ के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। और SR शर्मा जो है, SR शर्मा ने शाहजहाँ के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण युग माना है। किसने, SR शर्मा ने जो है कि शाहजहाँ के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग माना है। अगला सवाल है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। काबुल, कांधार और कुंदूज या गजनी। तो इसका सही जवाब दोस्तों कांधार जो है कि कांधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरानी शाह मुगल शासक कांधार को अपने हाथ में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कांधार को जो है कि अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना जो है कि दोस्तों शाहजहाँ से संबंधित इतने ही सवाल थे, 3 सवाल थे। अब देखते हैं हम लोग जो है कि औरंगजेब से संबंधित कितने सवाल आए हैं। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है। ऑप्शन दे रहा है कि दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होलीवार और जजिया। तो इसका अर्थ है दोस्तों दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति जो है वह सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। औरंगजेब कैसा था, औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा मतलब कि एक
इसके बाद एक शासक आता है दारा शिकोह। तो उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को जो है कि कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। और इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तब तक गैर मुसलमानी देशों, जिन्हें दारुल हर्ब कह सकते हैं, के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य या दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। तो इसके जिहाद का मतलब यही था औरंगजेब के। औरंगजेब से संबंधित जो दूसरा सवाल है वो है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां और बहादुर शाह जफर। तो इसका सही जवाब दोस्तों औरंगजेब। देखिए, मुगलों का अंग्रेजों या ब्रिटिशों से पहली बार जो संघर्ष हुआ था, कब हुआ था? 1686 ईस्वी में। 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जो है कि जाब चारनाक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। तो मुगल और अंग्रेजों का जो पहला संघर्ष होता है वो होता है 1686 ईस्वी में, और उस समय मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था। अब देखते हैं मुगलकालीन प्रशासन से संबंधित सवाल। देखिए, मुगलकालीन प्रशासन से संबंधित जो पहला सवाल है वो ये है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर, संपत्ति कर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों लगान निर्धारण का तरीका। देखिए, मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए कितनी प्रणालियां अपनाई थी? 3। तो इसमें से पहली प्रणाली जो थी वो नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूत। जो दूसरी प्रणाली है, दूसरी प्रणाली देखते हैं क्या है। दूसरी प्रणाली है दोस्तों नकदी अथवा जब्ती प्रथा। जो तीसरी प्रणाली थी वह थी गल्ला बख्शी या भटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी। कौन कौन सी? खेत बटाई और लंक बटाई और रास बटाई। तो इस तरह से बटाई प्रथा से जो है कि क्या थी बटाई प्रथा। देखिए सवाल क्या बना है, सवाल यही बना है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण का तरीका था। चलिए, अब अगला सवाल है कि 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो इसका सही जवाब है दोस्तों जहांगीर ने। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। क्या? बिना जात पद बढ़ाए ही 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा के अंतर्गत जो कि जहांगीर ने चलाई थी, इसके अंतर्गत जो है कि बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। 2 अस्पा और सी अस्पा देख लेते हैं क्या मतलब होता है इसका। देखिए, 2 अस्पा इसमें क्या होता है कि मनसबदारों को अपने सवार पद के लिए 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। मनसबदारों को अपने सवार पद को बरकरार रखने के लिए क्या होता था? 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। और सी अस्पा प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। 2 अस्पा में क्या होता था कि इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने, जितना उनका सवार पद होता था उसका 2 गुना उन्हें घोड़ा रखना पड़ता था, और जितना उनका सवार पद होता था उसका 2 गुना घोड़ा रखना पड़ता था उन्हें। और सिंह अस्पा प्रथा में क्या होता था कि जितना उनका सवार पद था अपने सवार पद का 3 गुने घोड़े उन्हें रखने पड़ते थे। तो 2 अस्पा और सिंह अस्पा का मतलब ये हुआ। और इसको जो है कि जहांगीर ने चलाई थी। यह प्रथा किसने चलाई थी? 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। चलिए अब आगे है अगला सवाल कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब था सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, और लोक आचरण अधिकारी और पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी था। देखिए, मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था, और प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री, क्या हुआ? अकबर ने क्या किया? प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास क्या कर दिया? मना कर दिया, मतलब निषिद्ध कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। और वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया। उसका नाम क्या रखा गया? शैतानपुरी। अगला सवाल है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? चुंगी कर,
चुंगी कर या विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन या बुआई कर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मदद मास का मतलब यही होता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, देखिए व्याख्या है कि मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को क्या कहा जाता था? मदद मास। किसको किसको दोस्तों? विद्वानों को और धार्मिक लोगों को। जो राजस्व मुक्त वो अनुदान दी जाता था, भूमि दी जाती थी, अनुदान भूमि, उसे कहते थे मदद मास। मतलब इस पर कोई कर नहीं लगता था। इसे सयूरगाल भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? इसे सयूरगाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण कौन करता था? सद्र करता था। जो इनको दान दी जाती थी भूमि, विद्वान और धार्मिक लोगों को राजस्व मुक्त अनुदान जो दिया जाता था, जो कि मदद या मास कहलाता था, या इसे सयूरगाल भी कहा जाता था, इसको जो है कि इसका निरीक्षण करता था सद्र। कौन करता था इसका निरीक्षण? सद्र करता था। तथा सद्र का भी यही दायित्व था। सद्र का भी यही दायित्व था। एक सेकेंड, हाँ देखिए, सद्र का भी यही दायित्व था कि इन अनुदानों का जो है कि दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। जो इसको ग्रहण कर लेता था उसके पास जो है कि यह वंशानुगत, मतलब अगर वो इस दुनिया से चला जाएगा तो वही भूमि उसके बेटे को मिल जाया करती थी। चलिए अब अगला सवाल है दोस्तों कि, हाँ देखिए अगला सवाल है कि मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, मुख्य न्यायाधीश, सैन्य अधिकारी, विदेश विभाग का प्रमुख और लोक आचरण का पदाधिकारी। एक बार फिर से सवाल देखते हैं। सवाल यह है कि मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, मुख्य न्यायाधीश, सैन्य अधिकारी, विदेशी विभाग का प्रमुख या लोक आचरण का पदाधिकारी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को मुख्य काजी कहते थे। देखिए मुख्य काजी, काजी उल कुजात, क्या? काजी उल कुजात, यह प्रधान काजी था तथा न्याय विभाग का जो होता है यह प्रमुख होता था। अब अगला सवाल है दोस्तों, हाँ देखिए अगला सवाल है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? ऑप्शन है राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, या ऑप्शन है कि स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए जो है कि मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई। देखिए व्याख्या में दे रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल काल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित की गई थी। पहला क्या? पदाधिकारी को वरीयता क्रम, पदाधिकारियों का जो है पदाधिकारी का वरीयता क्रम, और दूसरा वेतनमान, तीसरा जो है कि सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिक को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नकद या जागीर प्रदान की जाती थी। तो मनसबदारी व्यवस्था से इतना सवाल था, मतलब ये था। अब देखिए मुगलकालीन, एक सेकंड, हाँ देखिए मुगलकालीन संगीत कला और चित्रकला से संबंधित देखते हैं। देखिए पहला सवाल है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका सही जवाब दोस्तों जहांगीर। देखिए जहांगीर, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना और एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रेन के अनुसार जो है कि तस्वीर खाना बनवाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर जो है कि बी माना है। तो इसका उत्तर जो है कि बी माना है, अकबर मान लिया है, जबकि इसका सही जवाब है हुमायूं।
अब अगला सवाल है दोस्तों कि दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। अब्दुल समद, मंसूर, मीर सैयद अली, अबुल हसन। तो इसका देखिए दोस्तों स्टार लग गया। आप देखते हैं क्यों व्याख्या में। देखिए अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले मीर सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्रायः लगभग 50 चित्रकारों के मदद से इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। और इस चित्रकला को और इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। अतः ए और सी दोनों विकल्प इसमें जो है कि सही हैं। देखिए पूछा है कि दास्तान अमीर हमजा एक प्रकार का चित्रों का संकलन था। इसके चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। दे रहा है कि अब्दुल समद, मंसूर, मीर सैयद अली। तो इसमें दोस्तों अब्दुल समद और मीर सैयद अली दोनों का योगदान है। तो इसलिए देखिए ऑप्शन ए और सी दोनों माना है, क्योंकि इसका कार्य देखिए यहाँ पे दिया है व्याख्या में कि हुमायूं के काल में चित्रित होना शुरू हुआ था और अकबर के शासनकाल में यह पूर्ण हुआ। तो इतने लंबे समय में अगर हुआ है तो इसका किसी एक चित्रकार के द्वारा इसका चित्रकारी करना थोड़ा सा असंभव मालूम होता है। यूरोपीय चित्रकार का प्रवेश किसके दरबार में हुआ। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका सही जवाब दोस्तों अकबर। देखिए अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ, जिनसे मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की। व्यक्ति विशेष का चित्रण पहला, और दूसरा जो है कि दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। देखिए ये पूछा जाता है कि अकबर के समय का जो अग्रणी चित्रकार था उसका नाम क्या था, तो दसवंत। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का जो है कि स्वर्णयुग माना जाता है। तो जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का क्या माना जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है। देखिए दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी से। तो इसका सही जवाब दोस्तों अकबर की जो है कि देखिए दसवंत और बसावन अकबरकालीन चित्रकार थे। कौन थे ये, दसवंत और बसावन अकबरकालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकार के नाम देखिए, अकबरकालीन चित्रकारों के नाम कौन कौन से हैं, तो एक सेकंड, हाँ देखिए अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। कौन कौन है, दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल और हरिवंश। लेकिन इनमें से जो है कि दसवंत और बसावन का ज़्यादा जिक्र मिलता है। देखिए अगला सवाल है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। तो इसका सही जवाब दोस्तों जहांगीर। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। जहांगीर क्या था, चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। मुगल शैली में जो है कि मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में अलग अलग चित्रकारों के द्वारा मुख, शरीर और पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। मतलब कि एक ही व्यक्ति का अगर किसी का चित्र है तो कोई मुख कोई और बनाएगा और उसका शरीर कोई और बनाएगा, उसके पैर कोई और बनाएगा, ये जो है कि रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में, जहांगीर ये कमिट करता था कि जहांगीर का दावा था कि
वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता है और शिकार, युद्ध तथा राजदरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था। किसने? अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का क्या कहते हैं? स्वर्णकाल कहते हैं। अब देखिए आगे सवाल है कि मुगलकालीन साहित्य। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए स्वर्णकाल से संबंधित 2-3 बातें हो गई हैं। तो मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है, और वास्तुकला का जो है कि वो शाहजहां के काल को कहा जाता है स्वर्णकाल, मुगल काल का स्वर्णकाल। अब देखते हैं मुगलकालीन साहित्य। एक सेकंड, हाँ देखिए मुगलकालीन साहित्य से संबंधित जो सवाल बने हैं उन्हें देखते हैं। पहला सवाल है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम या जहांगीर? तो इसका सही जवाब दोस्तों गुलबदन बेगम। बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। देखिए बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन की हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए यह घोषणा की थी, तब लोगों ने जो है कि अपना सामग्रियाँ एकत्र करना शुरू किया। तो उसी में गुलबदन बेगम ने जो हुमायूंनामा की रचना की उसी का एक परिणाम है। अब देखिए अगला सवाल है कि तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बेगम, निजामुद्दीन अहमद और अब्दुल हामिद लाहौरी। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए 68वीं बीपीएससी में पूछा गया। सॉरी यहाँ पर गलत मिसप्रिंट हो गया, या तो ये 69वीं होगा या फिर 68वीं होगा, तो ये सन चेंज होगा। तो यहाँ पे 69वीं होना चाहिए अगर 2023 है तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है निजामुद्दीन अहमद। देखिए तबकात अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई थी। मुगल कालीन इतिहास को जानने में इस रचना की जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका है। अब अगला सवाल है कि आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्दुल कादिर, अकबर, ख्वाजा निजामुद्दीन या अबुल फजल? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अबुल फजल। देखिए आईन ए अकबरी, हाँ देखिए आईन ए अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत मिलता है। तो आईन ए अकबरी जो है दोस्तों यह अकबर के नवरत्नों में से एक जो अबुल फजल था उसके द्वारा लिखी गई है, और अकबरनामा के जो 3 भाग हैं 3 भागों में से यह तीसरा भाग है। अकबरनामा के तीसरे भाग को क्या कहा जाता है? आईन ए अकबरी। इसमें जो है कि अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत मिलता है आईन ए अकबरी में। अब अगला सवाल है कि फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिदास, ईश्वरदास नागर, भीमसेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों ईश्वरदास नागर। फुतुहात ए आलमगीरी जो है कि आलमगीरी ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई रचना है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए फुतुहात ए आलमगीरी पुस्तक ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई थी, जो लंबे समय तक जोधपुर जिले में एक मुगल अधिकारी थे। इस कृति में औरंगजेब के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। यह मालवा और राजपूताना के प्रांतीय शासन पर भी पर्याप्त प्रकाश डालता है। इसमें उसके शासनकाल के आसपास के रहस्यों की गहरी अंतर्दृष्टि शामिल है, जिसे आंशिक रूढ़िवादी, सांप्रदायिक, संप्रदायवादी और यहाँ तक कि जन विरोधी के रूप में पेश किया गया है। ध्यातव्य है कि फुतुहात ए आलमगीर सम्राट को या तो इस्लाम के समर्थक या हिंदू धर्म के उत्पीड़क के रूप में दर्शाता है। तो फुतुहात ए आलमगीरी क्या है? यह सम्राट को या तो इस्लाम के समर्थक या हिंदू धर्म के उत्पीड़क के रूप में दर्शाता है। इसके अलावा न तो शिवाजी के साथ संघर्ष और न ही जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद की घटनाओं को धार्मिक दृष्टि से सामने रखता है।
अब देखिए तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। तो तुजु के बाबरी लिखा गया था दोस्तों तुर्की भाषा में। तुजु के बाबरी को बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। इसका फारसी अनुवाद जो है कि बाबरनामा है। तुजु के बाबरी का जो फारसी अनुवाद है वह क्या है, तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में है और इसका फारसी अनुवाद है बाबरनामा। पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया था। किसने? तुजु के बाबरी का जो कि तुर्की में थी, इसका फारसी में अनुवाद किया था पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है कि इसका फारसी में अनुवाद किया था। जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का, जब बाबरनामा फारसी में आ जाती है तो उसको फारसी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करने वाला है वो अंग्रेज, उनका नाम है जॉन लेडेन और विलियम रस्किन ने किया। तो देखिए तुजु के बाबरी ये तुर्की भाषा में लिखी गई है और बाबर ने लिखा है, उसकी आत्मकथा है। और फारसी में इसका अनुवाद करने का जो श्रेय है वो है पायंदा खां को और अब्दुल रहीम खान खाना को। और इस बाबरनामा को जो अंग्रेजी में लिखते हैं उनका नाम है जॉन लेडेन और विलियम रस्किन। चलिए अब मुगल काल में जो विविध प्रश्न बने हैं उनसे हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रश्न बने हैं। पहला बना है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, इसमें पहला दिया है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा और अकबर के बीच में तो होता है महाराणा प्रताप, और पानीपत का प्रथम युद्ध भी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। लेकिन जो पानीपत का तृतीय युद्ध है यह टीपू सुल्तान और मराठाओं के बीच नहीं होता। तो देखते हैं किसके बीच हुआ रहता है। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। जबकि हल्दी घाटी का जो प्रथम युद्ध है यह अप्रैल 1576, कब दोस्तों? अप्रैल 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है यह 1556 ईस्वी में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू नाम से जानते थे, और उसके और अकबर की सेना के बीच जो है कि लड़ा गया, जिसमें अकबर की सेना विजयी रही। तो यही पानीपत का द्वितीय युद्ध ये कह रहा है कि टीपू सुल्तान और मराठा के बीच हुआ था। तो यही गलत है और बाकी सब सही है। देखिए कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबदीन। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी। देखिए अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? सुल्तान जैनुल आबिदीन को। किस लिए? और अकबर के समान इसके जो है कि धार्मिक सहिष्णु और सामाजिक कार्यों के लिए। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों, मतलब किसने? जैनुल आबिदीन ने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया। किनको? श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को जो है कि संरक्षण प्रदान किया था जैनुल आबिदीन ने। तो इसीलिए जो है कि इसके इन्हीं सब गुणों के कारण इसे जो है कि कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? ब्रोच, कालीकट, सूरत और कैम्बे। तो इसका सही जवाब दोस्तों सूरत। मुगल काल के दौरान जो है कि सूरत को बाबुल मक्का क्या कहा जाता था? सूरत को बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। कहाँ से? मक्का की जो तीर्थ यात्रा थी वो सूरत से शुरू होती थी। और सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है और हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के लिए मुख्य केंद्रों में से एक है। विश्व के इतिहास में मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे मक्का के द्वार के रूप में जाना जाता है क्योंकि कई यात्री समुद्री मार्ग से सूरत से रवाना होते हैं। इसे पश्चिम एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। तो सूरत को क्या और अन्य नाम से जाना जाता है? पश्चिम एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सूरत अन्य एशियाई देशों में समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापार किए जाने वाले सामान और कपड़ों के मुख्य केंद्रों में से एक था। क्या था यह? सूरत जो है अन्य एशियाई देशों में समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापार और किए जाने वाले सामान और कपड़ों के मुख्य केंद्रों में से एक था। चलिए अब सिख संप्रदाय से संबंधित सवाल देखते हैं।
पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? नानक, तेग गुरु, हरगोविंद, गोविंद सिंह। तो इसका सही जवाब है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। किस नंबर के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। सिख संप्रदाय से संबंधित और अगला सवाल देखिए, अब सिख से उतना था, एक ही सवाल। मराठा राज्य और संघ से संबंधित सवाल देखते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना या कोल्हापुर। तो इसका सही जवाब दोस्तों रायगढ़। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। कब करवाए थे? 1674 ईस्वी में। और छत्रपति की उपाधि धारण की। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने जो है कि उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। अष्टप्रधान मंत्री पद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? बाबर, अकबर, औरंगजेब, शिवाजी। तो इसका सही जवाब दोस्तों शिवाजी। देखिए, शिवाजी के राज्य में मराठा प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश शामिल थे। ये 8 जो है कि मंत्री शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। ये कैसे? आधुनिक काल के जो सचिव का काम होता है वैसे ये लोग जो है कि काम करते थे, जो अष्टप्रधान में मंत्री हुआ करते थे। इसका कार्य इनका कार्य क्या होता था? राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। इसे जो है कि किसी भी रूप में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इनका विवरण निम्नलिखित है। अब देखिए, पेशवा जो 8 लोग थे वो कौन कौन थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता था और उसका क्या मतलब होता था? देखिए, पेशवा जो था दोस्तों, ये पेशवा जो है कि राजा का प्रधानमंत्री होता था। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था। और अमात्य अथवा मजमुआदार जो होता था यह वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। और वाक्यानवीस या मंत्री जो था यह राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। सचिव अथवा सुरूनवीस जो था दोस्तों, यह राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। और सुमंत या दबीर जो था यह विदेश मंत्री होता था। और सेनापति या सरे नौबत जो था यह सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करता था। पंडित राव जो था यह विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना इसका काम था। और न्यायाधीश जो है यह मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। तो ये 8 मिलकर के जो बने थे शिवाजी के समय उनके कार्य में योगदान देते थे, उन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। अब अगला सवाल है दोस्तों, देखिए, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। पहले ऊपर वाली व्याख्या, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी विजयनगर प्रशासन में, गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में। तो इसका सही जवाब दोस्तों मराठा प्रशासन में। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व से। कौन सी प्रथा पूछ रहा है? सरंजामी प्रथा। मराठा भू राजस्व प्रथा से तालुकदारी, कुतुबशाही या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों मराठा भू राजस्व प्रथा। देखिए, मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। किससे? भू राजस्व प्रशासन से। इस काल में मराठी जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए जो है कि प्रदान की जाती थी। तो मराठा के समय में जो है कि सरंजामी भूमि कौन थी? सरंजामी प्रथा जो है कि भू राजस्व प्रबंधन से संबंधित थी। और इस काल में मराठा जमींदारों को जो है कि सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए दी जाती थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मुगल साम्राज्य का विघटन कैसे होता है, उससे संबंधित। देखिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदर शाह। तो इसका सही जवाब दोस्तों मोहम्मद शाह। देखिए, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह जो था उसका नाम था मोहम्मद शाह था। क्योंकि इसके काल में नादिर शाह का 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण होता है और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया इसने। और समकालीन लेखक आनंद राय मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ जो है कि
60,000 रुपये और कई हज़ार असरफियाँ या 1 करोड़ रुपये का सोना, और इसके अलावा जो है कि 50 करोड़ के जवाहरात और कोहिनूर तथा तथा तख्त ए ताउस जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता था वो भी लेकर चला गया। तो उसके बाद जितने भी शासक आए मोहम्मद शाह के बाद, वो सब जो है कि शासन तो किए, लेकिन बैठने के लिए उनके पास जो है कि तख्त ए ताउस नहीं। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। तो यही सवाल बना था दोस्तों, काफ़ी अच्छा सवाल था कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह, क्योंकि उसके समय में जो है कि नादिर शाह आक्रमण करता है तो वह जो है कि मयूर सिंहासन को चुरा करके लेके चला जाता है। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका सही जवाब है दोस्तों शाह आलम द्वितीय। देखिए, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल जो है वो 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम था अली गौहर। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते जो है कि वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से लेकर के 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा और 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से ही वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया। तो सवाल यही पूछा था कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? ऑप्शन है 1761, 1757 और 1764, 1759। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1759। देखिए, मुगल सम्राट अली गौहर ने 1759 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया और पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री में जो है कि राज्याभिषेक किया। हाँ, देखिए, मुगल सम्राट अली गौहर ने 1759 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया और पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री में अपना राज्याभिषेक किया और अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखा। क्या रखा? अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखा। इसके समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी तथा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अब इस सेशन का, आज के सेशन का आखिरी सवाल है दोस्तों। सवाल है कि इसके बाद मुगल काल जो है वो समाप्त हो जाता है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। बहादुर शाह जफर के साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार और पेशावर से वाराणसी। तो इसकी व्याख्या दी है दोस्तों कि बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, किसके बारे में? शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी। क्या कहावत प्रसिद्ध थी? कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। क्या इसके बारे में फारसी में जो है कि भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी? सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिमटते दिल्ली के लाल किले से लेकर के पालम गांव, कहाँ? दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को जो है कि निरस्त कर दिया था। मतलब ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर यह इसमें विकल्प में जो है कि देखिए, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था। अगर ये मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर न हो करके शाह आलम द्वितीय होता, कि शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम और दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार और पेशावर से वाराणसी। तो ये जो है कि दोस्तों सही हो जाता शाह आलम द्वितीय के बारे में कि उसकी जो साम्राज्य की सीमा थी वह सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली तापालम, अर्थात जो है कि शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते इतना हो गया था कि दिल्ली के लाल किले से लेकर के पालम गांव तक वह जो है कि सीमित रह गया था। तो दोस्तों इस तरह से जो है कि बिहार पीसीएस में अब तक पूछे गए मध्यकालीन वाले भाग से जितने सवाल बने थे उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, चाहे वह दिल्ली सल्तनत रहा हो, चाहे वह मुगल काल रहा हो। तो इस तरह से पूरी तरह से मध्यकालीन भारत समाप्त हुआ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्शन
अब हम लोग जो आगे देखेंगे वो देखेंगे आधुनिक भारत को। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।